बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं दो सवालों के जवाब जो कि बहुत खास हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो मैंने कहा कि तमाम लोगों के इल्म में भी होना चाहिए। पहला सवाल ये है कि अगर हम जॉब ढूंढने के लिए कनाडा जा रहे हैं, हमारे पास विजिट वीज़ा है, तो क्या हमारा वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा जॉब वीज़ा में? और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि अगर इसमें देर हो गई तो क्या मैं अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकता हूं? दोनों सवाल बहुत खास हैं, बहुत ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में मैं दो सवालों के जवाब दूंगा। दोनों सवाल एक ही साहब के हैं। उन्होंने हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, सवाल किया कि मैं कनाडा जा रहा हूं, मुझे वीज़ा हासिल हो गया है और वहां मेरी नीयत यह है कि मैं जॉब हासिल करूंगा, वहां पर जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूं बेसिकली। तो ये नीयत है उनकी। तो इसमें मुझे बताइए कि क्या मेरा जो वीज़ा है ये कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे वापस आने की ज़रूरत तो नहीं है पाकिस्तान? और दूसरा बताइए अगर इस प्रोसेस में, इस अमल में देरी हो गई तो फिर मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा, एक्सटेंड होता भी है कि नहीं होता, नंबर 2। और नंबर 3 बोनस है, वो मैं आपको आखिरी में बोनस दे रहा हूं क्योंकि वो अभी दिमाग में आया है और बड़ा बोनस है, तो वो मैं दे रहा हूं जॉब के हवाले से, कनाडा के हवाले से। ओके, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो वीज़ा है वो विजिट वीज़ा होगा, नंबर 1। तो कभी भी किसी मुल्क में भी विजिट वीज़ा को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जॉब वीज़ा में। कन्वर्ट नहीं, लफ्ज़ इस्तेमाल, ये लफ्ज़ गलत है, एक्चुअली टेक्निकली बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मिसाल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जो लोग इस वीडियो को जानते हैं, देखते हैं, दुबई वगैरह में जॉब कर चुके हैं या वो लोग कभी जॉब ढूंढने गए होंगे, वो तस्दीक कर दें, नीचे कमेंट कर दें प्लीज, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो लोग मलेशिया में जा चुके हैं वो कमेंट कर दें। जो इतने लोग भी हैं यहाँ पर, मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि मेरी बात को, अगर मैं सही हूं तो भी साबित हो, अगर गलत हूं तो भी साबित हो। अगर कोई दुबई में जॉब ढूंढने जाता है तो क्या होता है कि जब वो विजिट वीजा पे होते हैं ना, जब वो जॉब ढूंढ लेते हैं तो उन्हें इन आउट कराया जाता है। पूरा पैकेज होता है ना वहां पे एजेंसीज के पास, इन आउट कराया जाता है। तो फिर वो जो है वो ओमान का बॉर्डर से वो लाके उनको जब वो करवाते हैं आप, तो उसके बाद एक नए वीज़े पे वो आते हैं। पाकिस्तान तो नहीं आते ज़्यादातर, और आते भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं आते। तो जब वो नहीं आते तो आप जब उनका इन आउट का पैकेज करवाते हो तो वो एक नए वीज़े पे या जॉब के वीज़े पे फिर वो आते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ही एक फॉर्मेलिटी है मगर करते हैं ना हम लोग। इसी तरीके से दुनिया के हर मुल्क में आपको इन आउट करना पड़ता है। इन आउट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान आओगे, अगर आप मलेशिया में हो तो आप सिंगापुर तक भी आ सकते हो। बहुत ही सेम डे इन आउट है, वो भी सेम डे इन आउट है, ठीक है ना। बॉर्डर से, जौहर बारू से आपको आगे करके तो वापस आपको स्टैंप लगवानी होती है खाली कि मैं आउट हो गया हूं, यानी कि मैं विजिट वीजा पे आउट हो गया हूं और मैं अब इन हो रहा हूं। और खास तौर पे मेरी इन साहब से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, लेकिन अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, दोबारा से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो कोशिश ये करें कि वो अगर जा रहे हैं तो वो यूएस का वीजा अप्लाई करें, ताकि अगर उनका इन आउट का मामला बने तो यूएस इज अ बेस्ट प्लेस फ्रॉम कनाडा कि वो अपना इन आउट को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो सबसे पहले ये कर लें कि उनको यूएस के वीजे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर उनको कनाडा का वीजा मिला है तो आई एम श्योर कि उनके डॉक्यूमेंटेशन में या उनके वीजे में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए। करने में तो कोई हर्ज नहीं है और वो मिल जाएगा इंशाल्लाह वीजा, ये भी मुझे श्योर है। ओके, अब बात आती है कि उनका इन आउट होगा, और इन आउट अगर करवाएंगे तो वो करवाएंगे यूएसए से, तो करना चाहिए उनको, वरना वो पाकिस्तान आएंगे तो ये बहुत लंबी जर्नी है, इतना तो उनको करना भी नहीं चाहिए। तो एक तो वो तैयारी ये कर लें। और तमाम लोग जो जाने वाले हैं कनाडा, एक तो मुझे आप लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज हैं जब मैं सुनता हूं, जब मुझे आप फीडबैक देते हैं, तो आई एम हैप्पी कि लोगों के कैसे कैसे मसले हल हो रहे हैं, लोग कैसे कैसे ट्राई कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मुझे खुशी होती है ऐसी वीडियो कर, मैं एक पूरी वीडियो दे रहा हूं लोगों को इस बात पे कि आप लोग रवानगी है। ओके, अब उसके बाद ये होता है कि जनाबे वाला एक्सटेंशन की बात आती है कि अगर इस अमल में देरी हो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अमल में देरी हो जाए तो आपका, दोबारा मैं वहीं चला जाता हूं, canada.ca स्क्रीन पे आ रहा है, तो गौर से देख लीजिए। canada.ca, यहां पर आप जो सर्च बार है वहां लिखें एक्सटेंड योर स्टे इन कनाडा,
ठीक है। एक्सटेंड योर स्टे कनाडा जो है आपको उस पेज पे सीधा ले जाएगा जहां पर आपको वो बताएगा अबाउट डॉक्यूमेंट के बारे में, हाउ टू अप्लाई के बारे में, तमाम चीजों के बारे में वो जिक्र कर रहा है कि यस यू कैन डू दिस, नंबर 1। और आप कब अप्लाई करेंगे? अगर आपको लगता है कि जैसे महीना रह गया है, 30 दिन रह गए हैं, 30 डेज बिफोर करना जरूरी है। आपका एक्सपायरी जो वीजे पे है, जो ईटीए पे है, तो उसको देखते हुए आप अपनी एक्सपायरी को देखते हुए, जो नॉर्मली 6 महीने की मिलती है, तो उसको देखते हुए आपने फॉलो करना है कि 30 दिन बाद मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने अपना जो वीजा एक्सटेंशन की जो रिक्वेस्ट है वो डाल देनी है। और उसका जो फैसला है वो कहते हैं कि जी 120 दिनों में होगा। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब तक फैसला नहीं हो जाता आप वैसे ही लीगल हो जाते हैं। अब उसके बाद ये है कि जो भी फैसला होगा, कम से कम है कि आपका काम तो लग गया ना, फीस देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, $100 के करीब करीब फीस है, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा कि आप एप्लीकेंट हो जाते हैं और आपको जो पेपर मिलता है उसको हम वीजा रिकॉर्ड कह सकते हैं। वीजा रिकॉर्ड मिलता है, वो एक पेपर की शक्ल में होता है, उसके ऊपर न्यू एक्सपायरी भी आ जाती है कि अब आपको कब छोड़ना है। मान लीजिए कि आपको मई 2020 में मुल्क में आपको छोड़ना था, लेकिन क्या हुआ कि आपको एक्सटेंशन अलॉट हो गई है और वो कह रही है कि आप दिसंबर तक रह सकते हैं या जनवरी तक रह सकते हैं, 2021 तक रह सकते हैं। तो ये हो सकता है। लेकिन एक सवाल यहां पे और, जिसका जिक्र यहां पर भी नहीं है, मतलब इनको कहना चाहिए था, इनको यहां पर डिटेल देनी चाहिए थी, या शायद मैंने ना पढ़ी हो, वो ये कि क्या ये मस्ट है कि मैं जब भी एक्सटेंशन अप्लाई करूंगा मुझे एक्सटेंशन मिलेगी? तो यहां पर मेरी तरफ से नो है। वजह उसकी ये है कि मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। अब प्रैक्टिकली बात ये है कि बहुत सारे मुल्कों में मुझे भी जरूरत पड़ी कि मैं एक्सटेंशन करवाऊं, एंड दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो क्या होता है कि जब हम विजिट वीजा पे होते हैं और मुझे वहां पर स्टे करने के लिए कहते हैं कि आपको स्टे करना पड़ेगा, ड्यू टू सम रीजंस मुझे करना पड़ जाता है स्टे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम निकल आते हैं, कहते हैं कि अब अभी आप मत जाएं, अभी आप मत जाएं, तो फिर स्टे करना पड़ेगा। और स्टे के लिए लीगली रह सकते हैं आप लोग, इलीगल तो सवाल ही पता नहीं होता। तो हम जब जाते हैं इमिग्रेशन, तो हम सबसे पहले अपना पासपोर्ट देते हैं। पासपोर्ट देने के बाद उसके साथ हम टिकट अटैच करते हैं। नॉर्मली जो हम करते हैं, हम टिकट अटैच करते हैं और उसके बाद 2 सूरतें होती हैं, या तो वो हमारा इंटरव्यू करेगा और या वो हमारा इंटरव्यू नहीं करेगा। अब तक सूरत हाल ये है कि हो सकता था कि मेरा इंटरव्यू हो जाए, मगर मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं है, इसलिए मुझे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे वैसी एक्सटेंशन मिल गई है, जहां जहां मैंने मांगी एक्सटेंशन मुझे दे दी गई। लेकिन अगर इंटरव्यू हो जाता तो मैं आपसे शेयर करता कि बातें क्या होती हैं। लेकिन जिन लोगों को इंटरव्यू से गुजरना पड़ा, उन लोगों से मेरी मुलाकात जरूर इमिग्रेशन में हुई है, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि ये क्या पूछते हैं आपसे, क्यों बुलाया आपको? तो वो कहते हैं कि जी हमें ये बताना पड़ता है कि हम एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आप तो विजिट वीजा पे हैं ना। आप विजिट वीजा की लिमिट होती है कि आप क्यों ही रहना चाहते हैं यहां पर, मजीद कैसे अफोर्ड करोगे आप। मतलब मिसाल है, आपको 6 महीने हो गए और आप विजिट वीजा के ऊपर हो, और कंडीशन जानते हैं ना, यू कैन नॉट वर्क ओवर देयर। तो अगर इफ यू कैन नॉट वर्क ओवर देयर, देन व्हाट? कितने पैसे ले आए हो, ठीक है ना, कितने पैसे ले आए जो खत्म ही नहीं हो रहे और रह जा रहे हो और मजीद रहना चाहते हो, तो क्या साल रहोगे? तो उसमें ये होता है कि यस, उसमें आपको बताना होता है कि जी मैं ये अपनी सिस्टर घर पे हूँ, मैं अपने भाई घर पे हूँ, और भाई का ये मामला है, और ये तमाम चीज़ें हैं। मैंने कि केस जोड़ते हैं, तो वो कह रहा है कि आपको रुकना पड़ेगा। अब मुझे जब वो मुझे रोक रहा है तो मुझे सपोर्ट भी करेगा। घूमने फिरने के हवाले से आप लगा सकते हैं कि जी मेरा फलां चीज़ रह गई। आप कोई भी बहाना कर सकते हैं कि जी वो बीमारी आ गई है बीच में, ठीक है ना, मेरी मदर भी यहाँ पर है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मुझे भी अब हमें एक्सटेंशन चाहिए, एंड सो ऑन। There are so many things, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो मुतमईन हो जाए, अगर वो मुतमईन हो गए तो एक्सटेंशन देंगे, और अगर वो मुतमईन नहीं हुए तो वो एक्सटेंशन नहीं देंगे। बट इंक्लूडिंग कनाडा, ऑल अदर कंट्रीज अप्रिशिएट कि जब आप अपने आप को पेश करते हैं कि जी मुझे रहना है, लीगल रहना है, तो ये दे अप्रिशिएट। अक्सर मुल्कों में जहां मेरा क़याम हुआ, जहां मुझे एक एक्सटेंशन लेनी पड़ी, तो इत्तेफाक की बात है कि मुझ पर तो कोई फीस भी अप्लाई नहीं हुई, और फीस वहां पे हुआ ही नहीं करती। लेकिन वहीं पर मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वीडियो में ताकि आप लोग भी अपने सिस्टम को खोलें। वहीं पर मैंने देखा कि बाहर एजेंट जो है वो कह रहे हैं कि जी आप यहीं ठहरें, हमें पासपोर्ट दे दें, और हम जो है आपको $100 में, $200 में, $300 में हम आपका एक्सटेंशन लगवा देंगे, वीज़ा बढ़ा देंगे आपका 1 महीने के लिए, एंड सो ऑन। तो क्वाइट फ्रैंकली $1 भी मैंने नहीं दिया और अंदर गया, कोई क़यामत नहीं आई।
अंदर पता लगा कुछ होता ही नहीं है, आप कुछ कर सकते ही नहीं है, आपको सिर्फ पेश होना है, नए टिकट के साथ पेश होना है। और मैंने जितने भी टिकट जब भी दिए हैं, डमी टिकट दिए, कोई कंफर्म टिकट तो दिया नहीं, ठीक है, खुद ही बना के वर्ड के ऊपर निकाल के डेट चेंज करके दे दिए, चल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनको भी पता है कि ये टिकट क्या टिकट होगा, क्योंकि वहां पर वो बैठकर जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्टिकर और ईटी, अगर ईटीए है तो ईटीए करके दे रहे हैं। लेकिन जो आपको मिलता है कनाडा का ये जो एक्सटेंशन मिलती है, इसको आप वीज़ा नहीं कर सकते। नंबर वन इसको आप वीज़ा नहीं कर सकते, और इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी ये वापसी भी इसी पे हो सकती, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो बढ़ गया है और आपने मुल्क छोड़ दिया है तो यू कैन नॉट, मतलब आप समझते हैं कि यार दिसंबर तक तो मैं आ सकता हूँ, वो मेरा वैलिड है। अगर वो वैलिड था तो आप वहां रहते तो वैलिड रहता, चूंकि आपने कंट्री छोड़ दी है तो वो खत्म हो गया, फिनिश, ठीक है ना। उसकी वैलिडिटी आपके वहां रहने के लिए है, वहां छोड़कर वापस आने के लिए नहीं है। मतलब यू कैन से आम जबान में जो हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, दैट इज नॉट डबल एंट्री वीजा, राइट। अच्छा, या मल्टीपल एंट्री वीजा, वो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी में बात करने जा रहा हूं, जो तीसरा बोनस पॉइंट है वो ये है कि जॉब के लिए जब आप वहां जा ही रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसा तैयार होके दर दर घूमने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है, वहां पर ऑफिसेस हैं, जो रिक्रूटमेंट ऑफिसेस हैं, जो पहले से मौजूद हैं वहां पर, और ये आप ढूंढ सकते हैं कनाडा के वेबसाइट। मैं कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, पहले डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां पर जाकर आप वहां से अपनी बात बना सकते हैं, एंड दे विल गाइड यू, दे विल चार्ज फीस। पहली बात तो मैं फ्री काम कोई नहीं करता दुनिया में। आप तमाम लोगों को ख्वाहिश है कि मेरे सारे काम फ्री हो जाएं, मेरी कंसल्टेशन फ्री हो जाए, मेरे डॉक्यूमेंट फ्री बन जाएं, मेरा वीज़ा फ्री प्रोसेसिंग हो जाए, और इमिग्रेशन की फीस ना ले, और मैं पहुंच जाऊं, शायद जहाज का टिकट भी मुझे फ्री दे दे। तो ये तमाम चीजें नहीं होने वाली हैं। दुनिया भर में कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, वो भी आपसे चार्ज करेंगे, एंड दे विल सपोर्ट यू इन मेकिंग सीवी, इन कवर लेटर, एंड दे विल अप्लाई फॉर यू, एंड दे विल गिव यू अ जॉब। ये होता है, जॉब मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।